हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों मैं अपने चैनल पर साइंस पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका हूँ, हिस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका हूँ और दोस्तों सब के सब दोस्तों मैं जो ख़त्म कर रहा हूँ वो अपने खुद के बनाए गए नोट्स से ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों वही नोट्स जो जिन नोट्सों को पढ़कर दोस्तों जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिन नोट्सों को पढ़कर मैं खुद TRE 3 में PRT टीचर बना हूँ। दोस्तों आप मेरे वो नोट्स खुद बाई भी कर सकते हो और कैसे बाई कर सकते हो ये दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आज दोस्तों हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ठीक है, ये दोस्तों हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आज इसकी पहली वीडियो है। तो आज दोस्तों आपकी EVS की आपकी पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात हम करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द को कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। लेकिन दोस्तों पूर्व में इसको कहा जाता था आपकी ओकोलॉजी, कहा जाता था ओकोलॉजी। लेकिन इसी ओकोलॉजी को वर्तमान समय में बाद में दोस्तों हम लोग इसको कहने लगे, क्या कहने लगे? इकोलॉजी। बाद में कहने लगे इकोलॉजी। तो दोस्तों इसी इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था? आपके कई बार पूछा गया, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था 1866 में। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था 1866 में। ये दोस्तों अर्नेस्ट हैकल एक थे जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों? ये जर्मन जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अपनी किताब जर्नल मॉर्फोलॉजी डेयर ऑर्गेनिज्मेन। ठीक है, जर्नल मॉर्फोलॉजी डेयर ऑर्गेनिज्मेन जो दोस्तों इनकी एक किताब है, उन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था इस किताब में पहली बार 1866 में। अब दोस्तों पारिस्थितिकी होता क्या है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। सपोज करो दोस्तों जैसे कि कोई भी जीव है, उसमें दोस्तों मनुष्य भी आता है। कोई भी दोस्तों जीव है, वो जीव जिस भी वातावरण में रहता है तो उस जीव का उस वातावरण के बीच जो अंतः संबंध होता है, जो अंतः क्रिया होती है, उसी का अध्ययन कहलाता है आपके पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब दोस्तों हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, या इसको कह सकते हैं दोस्तों हम लोग पारितंत्र, या दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं पारितंत्र। अब दोस्तों मुझे आप लोग बताइए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। और दोस्तों हजारों बार पूछा गया है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ये दोस्तों आपके ऑर्थर जी टेंसले के द्वारा दिया गया था 1935 में। तो दोस्तों ऑर्थर जी टेंसले के द्वारा दिया गया था 1935 में। दोस्तों आप लोग अगर पढ़ने वाले हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 1935 में किस बैंक की स्थापना हुई थी भारत में। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की खोज या इकोसिस्टम नाम दोस्तों सबसे पहले दिया था ऑर्थर जी टेंसले ने। और दोस्तों ये दोस्तों एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है, क्योंकि दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के लिए किसी अन्य पर संबंधित किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहा जाता। इसलिए दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र एक जटिल क्या है? आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक। तो दोस्तों पर्यावरण के घटक क्या हैं? पर्यावरण के घटक दोस्तों हर किसी को पता है, एक तो जैविक होता है, एक दोस्तों आपके अजैविक होता है। जिन भी जीवों में मतलब जिनके अंदर भी दोस्तों जान है, जिनके अंदर भी जान है, जो कि दोस्तों जैविक क्रियाएं करते हैं, वो सब आपके कहलाते हैं जैविक घटक। वो दोस्तों सब आपके कहलाते हैं जैविक घटक। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और दोस्तों हम मनुष्य भी। अब दोस्तों जो अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? अजैविक दोस्तों घटक होते हैं हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, चट्टान। ये दोस्तों आपके होते हैं अजैविक घटक। ये दोस्तों आपके होते हैं अजैविक घटक। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जैव पदार्थ। देखो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, इनको दोस्तों इन जीव विज्ञानियों ने क्या माना है? इनको दोस्तों जीव विज्ञानियों ने माना है जैव पदार्थ।
क्योंकि ये जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं मनुष्य के अंदर दोस्तों, ये जीवधारियों के अंदर पाए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इनको दोस्तों जैव पदार्थ के रूप में मान्यता दी है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं जैविक घटक। तो दोस्तों जैविक घटक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों उत्पादक, और एक होता है जो उनको खाने वाले, जो उनको खाते हैं वो दोस्तों आपके होता है कौन होते हैं, उपभोक्ता। तो दोस्तों उत्पादक में आपको बता दूं, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो दोस्तों उत्पादक जो होते हैं वो दोस्तों आपके हरे पेड़ पौधे कहे जाते हैं। हरे पेड़ पौधे दोस्तों आपके उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि यही हरे पेड़ पौधे दोस्तों क्या करते हैं, यही हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जो कि दोस्तों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। पौधों की पत्तियों में दोस्तों आपके हरा दोस्तों वर्णक पाया जाता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की दोस्तों उपस्थिति में दोस्तों जो पत्तियां होती हैं पौधे की, वो सूर्य के प्रकाश से क्या बनाती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक है, मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और दोस्तों ये क्या करते हैं, ये मिट्टी से भी अपने अपने सूक्ष्म पोषक तत्व लेते हैं। जैसे देखो ये पहली बात तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। साथ ही देखो मृदा खनिज, जो भी मृदा खनिज है वो दोस्तों जमीन से अपनी जड़ों से ये क्या लेते हैं, देखो दोस्तों पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीवाणु पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बीपीएससी टीआरई में। और दोस्तों उसके अलावा ये जड़ों से जल भी लेते हैं, मिट्टी में जो जल होता है वो जल भी लेते हैं। अब दोस्तों जो मृदा खनिज जो पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म तत्व दोस्तों वो होते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम इत्यादि। दोस्तों ये पौधे कहाँ से लेते हैं, ये दोस्तों आपके मिट्टी में से ही लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन व संचयन, सबको पता है दोस्तों, पौधों को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेंढक, मेंढक को खाया सांप, सांप को खाया चील। तो दोस्तों ये बाकी सब के लिए क्या करता है, ये ऊर्जा का मतलब ये भोजन का क्या करता है, उत्पादन करता है। अगर दोस्तों प्रकृति से पेड़ पौधे ही हटा दिया जाए तो ये पूरी श्रृंखला बिगड़ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जब नहीं होंगे तो उनको खाने वाले जीव जंतु नहीं होंगे, और जब वो जीव जंतु नहीं होंगे तो उनको खाने वाले जीव जंतु नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ ये क्या करता है, ये जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन करता है, बा एनर्जी का स्टोर भी करता है। ठीक है दोस्तों, उत्पादक जो होते हैं वो जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलियों का कार्य करते हैं। बिचौलियों का दोस्तों मतलब हो गया आपके मीडिएटर, आपके दोस्तों बिचौलियों का काम हो गया मीडिएटर। जैसे दोस्तों ये सरफेस है और ये सरफेस दोस्तों आपकी मिट्टी है, और मिट्टी है दोस्तों क्या, मिट्टी है दोस्तों आपके अजैविक घटक। अब मिट्टी पे निकला हरा पेड़ पौधा, उस हरे पेड़ पौधे को दोस्तों जैविक घटक आके खा गया। तो दोस्तों जैविक घटक मतलब अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच में दोस्तों हरे पेड़ पौधे बिचौलिए का कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उपभोक्ता। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से तैयार करते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, आप सपोज कर लो दोस्तों, गाय हो गया, भैंस हो गई, बकरी हो गई, बकरा हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके हरे आपके जो टिड्डा होते हैं वो हो गए। जितने भी दोस्तों कीड़े मकोड़े आपके होते हैं, आपके जितने भी जीवधारी होते हैं आपके दोस्तों, खरगोश हो गया, ये सब दोस्तों आपके भोजन किससे बनाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खा के, घास को खाकर। दोस्तों ये आपके हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, ये आपके हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। और जो अन्य जीवधारियों को भी खाते हैं। तो दोस्तों ये अब देखो दो उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, दोस्तों तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो जो अन्य जीवधारियों को खाते हैं वो भी तो उपभोक्ता हुआ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लो घास को खाया खरगोश ने, और दोस्तों खरगोश को खा गया चीता, या खरगोश को खा गया आपकी लोमड़ी, या खरगोश को खा गया आपका भेड़िया। तो दोस्तों भेड़िया आपका हो गया द्वितीय उपभोक्ता, भेड़िया आपकी हो गया द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो कि दोस्तों आपके टीआरई 2 में पूछी गई थी, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और दोस्तों आपकी ओमनीवोरस क्या क्या है।
ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और ये क्वेश्चन अच्छे को गलत हो गया था क्योंकि इंग्लिश में लोगों को नहीं पता था। तो आपको पता होना चाहिए। देखो, प्राथमिक उत्पादकों को जो खाते हैं उनको कहते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उत्पादकों को जो खाते हैं उनको कहते हैं शाकाहारी। जैसे कि प्राथमिक उत्पादक क्या है, घास है। अब दोस्तों घास को कौन खाएगा, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। तो ये दोस्तों आपकी हो गए, ये क्या हो गए, ये आपके हो गए शाकाहारी। तो इन शाकाहारी को कहते हैं हर्बीवोरस। इस शाकाहारी को कहते हैं हर्बीवोरस। ऐसे दोस्तों आपके शाकाहारी जीवधारियों को जो खाते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी। वो कहलाते हैं मांसाहारी। तो दोस्तों इन मांसाहारी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इन मांसाहारी को दोस्तों कहते हैं कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस कहते हैं इन मांसाहारी को। और मेरे ख्याल से दोस्तों यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। अब दोस्तों जो सर्वाहारी होता है, जो दोस्तों घास को भी खा लेता है और दोस्तों आपके जंतुओं को भी खा लेता है, जैसे कि दोस्तों मनुष्य, जैसे कि दोस्तों हम लोग दोस्तों डायरेक्ट सब्जी भी खा लेते हैं, मतलब घास, सब्जी घास में आती सब्जी भी खा लेते हैं। और दोस्तों सब्जी को खाने वाले बकरा बकरिया को भी खा जाते हैं हम लोग। तो हम लोग आ जाते हैं दोस्तों सर्वाहारी में। हम लोग आ जाते हैं किस में, आ जाते हैं सर्वाहारी में। सर्वाहारी में आ गए। अब दोस्तों सर्वाहारी में जो आते हैं उनको कहते हैं ओमनीवोरस। सर्वाहारी में आते हैं ओमनीवोरस। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो मेरे नोट्स हैं, इन्हीं दोस्तों हर सब्जेक्ट के नोट्स मेरे पास हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट के नोट्स को पढ़कर ही दोस्तों मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। अगर दोस्तों आप मेरे साथ, और दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ से खूब मिले हैं दोस्तों, अगर आप मेरे नोट्स को लेना चाहते हैं तो 9410481086, 9410481086 इस दोस्तों नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर कर मेरे नोट्स वाले और मॉक टेस्ट वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। मात्र 250 रुपये में दोस्तों मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी। मेरे मॉक टेस्ट, मेरे द्वारा मॉक टेस्ट बनाया हुआ आपको मिलेगा एवरी संडे को। इसके अलावा दोस्तों आपको मेरे नोट्स मिलेंगे जिनसे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। डायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट दोस्तों आप उनको प्रिंट करवाइए और उनसे पढ़िए। नोट्स मत बनाइए, नोट्स बनाने में अपना समय जाया मत कीजिए। डायरेक्ट दोस्तों मेरे नोट्स से ही पढ़िए। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम बात कर लें अपघटक की, बात कर लेते हैं कि अपघटक क्या है। दोस्तों अपघटक या इनको कहते हैं डीकम्पोजर। अपघटक या दोस्तों डीकम्पोजर क्या है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि अपघटक क्या है। अपघटक दोस्तों वो होते हैं कि जब भी कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर में जो दोस्तों जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको दोस्तों आपके नाइट्रोजन, CO2, लवण, फास्फोरस और दोस्तों कैल्शियम में क्या करते हैं, कैल्शियम में दोस्तों इनको तोड़ देते हैं। जब इनको तोड़ देंगे तब दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये किसी भी जीव के मरने के बाद उसके शरीर को ये खा जाते हैं, उसके शरीर में ही पैदा होते हैं और उसके शरीर को ये खा जाते हैं और दोस्तों प्रकृति में दोस्तों उसका अपघटन कर देते हैं। ठीक है, प्रकृति में दोस्तों उसका क्षरण हो जाता है और वो अपघटन हो जाता है उसके पूरे मृत शरीर का। यही दोस्तों आपके कहलाते हैं आपके अपघटनकर्ता। इन्हीं अपघटनकर्ताओं को दोस्तों प्रकृति का मेहतर, प्रकृति का सुरक्षा कर्मी और दोस्तों प्रकृति का सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू होती है। सामान्य तौर पर इसको सड़ना के रूप में देखा जाता है। दोस्तों जब भी कोई पशु मर जाता है तो जब वो सड़ता है तो दोस्तों सड़ने की क्रिया ही दोस्तों उसकी अपघटन की क्रिया कहलाती है। अपघटनकर्ता दोस्तों आपके होते हैं मृतोपजीवी, कवक या दोस्तों बैक्टीरिया। ये दोस्तों उसके शरीर पर ही पैदा होते हैं और उसके शरीर को ही खा जाते हैं। दोस्तों कार्बनिक घटक जीवीय या अजीविकीय यानी कि जैविक या दोस्तों अजैविक घटकों के बीच संबंध स्थापित किए रहते हैं, जैसे कि दोस्तों प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, ह्यूमस। कहने को तो दोस्तों ये इनमें जान नहीं है, ये अपने आप में एक मृतीय, ये दोस्तों अपने आप में एक अजैविक घटक है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये जैविक घटक की श्रेणी में भी ये आ जाते हैं क्योंकि ये दोस्तों जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं और दोस्तों शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए ये दोस्तों कार्य करते हैं, इसलिए दोस्तों इनको जैविक घटक भी मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों ये जैविक और अजैविक दोनों घटक के बीच में दोस्तों ये एक संबंध स्थापित किए रहते हैं। छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं को ही खाद्य जाल कहते हैं। ये दोस्तों आप इस चीज़ को आप दोस्तों ऐसे समझिएगा कि देखो छोटी छोटी श्रृंखला, पहले दोस्तों मैं आपको छोटी श्रृंखला बता दे रहा हूँ। मान लो घास को खाया, यानी प्राथमिक उपभोक्ता घास को खाया बकरी ने,
और बकरी को दोस्तों सीधा खा गया शेर। तो श्रृंखला पूर्ण हो गई। इस श्रृंखला में कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी और शेर। अब दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता नहीं सॉरी प्राथमिक उत्पादक दोस्तों आपके घास, घास को खाया बकरी ने और दोस्तों बकरी को खा गया शेर। तो ये पूरी श्रृंखला आपकी पूर्ण होगी, पूरी खाद्य श्रृंखला। अब दोस्तों उसी घास को, उसी प्राथमिक उत्पादक को खाया टिड्डी ने, टिड्डी को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया किसने? मेंढक को खाया दोस्तों, मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को कौन दोस्तों खा गया? सांप को आपके खा गया चील। अब दोस्तों इसमें आप देखिए ये भी खाद्य श्रृंखला। तो दोस्तों कोई होती है छोटी छोटी खाद्य श्रृंखला, तो छोटी छोटी खाद्य ऐसी श्रृंखलाओं को मिलाकर ही दोस्तों, अलग अलग श्रृंखलाओं को मिलाकर ही पूरा एक खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले। अब दोस्तों ये जो आपके रूल ऑफ 10% जो आप देख सकें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके बीपीएससी टीआरई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपके चलो 1.5 पेज करीब हो गया है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं रूल ऑफ 10%, 10% ऊर्जा का नियम। तो दोस्तों सबसे पहले आप बात कर लें, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो दोस्तों ये नियम आपके दिया था लिंडेमान ने। कितने नियम दिया था? लिंडेमान ने, यानी कि 10% ऊर्जा का नियम आपके लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। 10% ऊर्जा का नियम दोस्तों आपके लिंडेमान के द्वारा दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो ऊर्जा का आपका पिरामिड है, ऊर्जा का दोस्तों पिरामिड है, उसमें एक दिशीय प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह आपके एक दिशीय होता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 10% नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया टीआरई में। और दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो आपकी जो ऊर्जा के पिरामिड में जो आपके जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो दोस्तों आपकी एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मनुष्य प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता भी है, क्योंकि मनुष्य दोस्तों डायरेक्ट घास को खा लेता है, तो वो बन गया प्राथमिक उपभोक्ता। अब दोस्तों घास को खाया बकरी ने और मनुष्य ने खा लिया बकरी को, तो दोस्तों मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता भी बन गया है। ठीक है। और दोस्तों मनुष्य को खा लिया शेर ने, तो दोस्तों शेर आपके बन गया तृतीय उपभोक्ता। चलिए अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड को। तो दोस्तों पिरामिड जो आपके होते हैं वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों आपके होता है पारिस्थितिक पिरामिड, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड भी कहते हैं, ट्रॉफिक पिरामिड भी कहते हैं, खाद्य पिरामिड भी कहते हैं। दूसरा आपके होता है जीव संख्या का पिरामिड, जिसमें दोस्तों जीवों की संख्या, हर स्तर पर जीवों की संख्या का दोस्तों हमको पता लगता है। तीसरा दोस्तों होता है जैव भार का पिरामिड, जिसमें दोस्तों प्राकृतिक पोषक स्तर पर कितने जैव हैं, मतलब कितने जीवधारी हैं, उनके बाहर का दोस्तों हमको बोध कराता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पारिस्थितिक पिरामिड का, वहाँ दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है। यहाँ दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों हमारा पारिस्थितिक पिरामिड है, और कई बार पूछा गया कि पारिस्थितिक पिरामिड कैसा बनता है। हमेशा सीधा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, सीधा या उल्टा दोनों बन सकता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा, हमेशा सीधा ही बनेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो जैव भार का पिरामिड होता है, जीव संख्या का पिरामिड होता है, ये दोस्तों उल्टे और सीधे दोनों बन सकते हैं। लेकिन जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, वो दोस्तों हमेशा सीधा ही बनेगा। जैसे ये दोस्तों एकदम सीधा ही बना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उनको खाने वाले नहीं, सबसे पहले दोस्तों सबसे नीचे इसमें आधार में होते हैं प्राथमिक उत्पादक, जैसे कि घास, हरे पेड़ पौधे, उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर दोस्तों आपके तृतीय उपभोक्ता। ठीक है। और दोस्तों ये आपके एक क्या है, ये दोस्तों आपके एनर्जी पिरामिड है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों एक दिशीय होता है, देखो मैंने लगाया है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है। और दोस्तों नीचे यानी कि प्राथमिक जो उत्पादक हैं, हरे पेड़ पौधे, उनके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो, उनके अंदर 100% ऊर्जा है, उनको खाया प्राथमिक उत्पादकों ने, उनके अंदर 10% पहुँची। प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाया द्वितीयक उपभोक्ताओं ने, उनके अंदर 1% एनर्जी पहुँची, 1% एनर्जी पहुँची। और उनको खाया किसने? उनको खाया दोस्तों आपके शेर चीता, यानी कि आपके तृतीय उपभोक्ताओं ने, उनके अंदर दोस्तों आपके पहुँची मात्र 0.1% एनर्जी। ठीक है। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है।
गाय, बकरी, हिरन आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। इनको खाने वाले दोस्तों लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि ये आपके द्वितीय उपभोक्ता हो गए। और दोस्तों इनको भी खाने वाला बाज हो गया, आपके भालू हो गया। जैसे दोस्तों अगर मान लो कोई भी जंतु मर जाता है तो उसको कौन खाता है? चील, बाज, गिद्ध खाते हैं ना, नोच नोच के उसके मृत शरीर को। तो वो दोस्तों आपके क्या हो गया? वो दोस्तों आपके हो गए तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो बाज तो आपके भालू, शेर, बाज, चील, गिद्ध ये दोस्तों आपके तृतीय उपभोक्ता हो गए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे दोस्तों आपके सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। और दोस्तों अपघटक सभी स्तरों पर, सभी स्तरों से भोजन, मतलब अपघटक जो होते हैं दोस्तों आपके डीकम्पोजर होते हैं, वो सभी स्तरों से पोषण प्राप्त करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों हरे पेड़ पौधे भी सड़ते हैं तो उनको भी दोस्तों बैक्टीरिया ही उनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीय उपभोक्ता हो, तृतीय उपभोक्ता हो, जब भी दोस्तों मरते हैं तो उनका शरीर सड़ता गलता है। तो तभी दोस्तों आपके मृत्यु जो आपके जो मृतोपजीवी हैं, कवक हैं, फंगल हैं, ये दोस्तों आपके पैदा होते हैं। और दोस्तों आपके अपघटन के रूप में प्रकृति के महत्व, प्रकृति का सुरक्षा, प्रकृति का दोस्तों सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते हैं। और उस मरे हुए जीव के पूरे शरीर को खाकर नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी जो ऊर्जा का पिरामिड है उसका विचार सर्वप्रथम आपके चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था 1927 में। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? आपके चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था 1927 में। दोस्तों अब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, अस्तित्व के लिए निर्भर होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, हर दोस्तों उपभोक्ता एक दूसरे पर अस्तित्व के लिए निर्भर है। ठीक है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दोस्तों वो अपने से निचले स्तर वाले उपभोक्ता को जरूर खाएगा। अगर नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा भूख से, और जब मर जाएगा तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये चीज़ हो गई। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं, तीसरे पेज पर आते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपके जीव संख्या का पिरामिड और दोस्तों आपके जैव भार का पिरामिड। ये क्या होता है? तो दोस्तों जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हमारे जीव संख्या की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? जीव संख्या की बात आ जाती है। उत्पादकों तथा विभिन्न पोषक स्तरों उपभोक्ताओं के मध्य संख्या का बोध कराता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उपभोक्ताओं और विभिन्न पोषक स्तर, यानी कि एक पोषक स्तर में दोस्तों कितने उपभोक्ता हैं तो उनकी संख्याओं का बोध कराता है जीव संख्या का पिरामिड। तो दोस्तों ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों सीधा वाला तो अभी आपने देख लिया, सीधा वाला तो दोस्तों जैसा मैंने दिखाया वैसा ही बनेगा। अब दोस्तों ये उल्टा कैसा बनता है मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये दोस्तों आपको उल्टा बन गया। यहाँ दोस्तों बहुत छोटे छोटे आपके कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को दोस्तों कौन खाएगा? कीड़े मकोड़ों को खाएंगे आपके कुछ आपके कीट दोस्तों, जो कीट नहीं होते हैं आपके दोस्तों, टिड्डा हो गया। और दोस्तों जो छोटे छोटे जो यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दोस्तों आपके इन कीट को खाएंगे। ये कीट दोस्तों आपके कैसे होते हैं? जो आपके मिट्टी वगैरह में जो पाए जाते हैं, बहुत बारीक होते हैं जिनको देखा जाता है। तो उनको दोस्तों उनसे जो बड़े जो आपके जो कीड़े होते हैं वो उनको खा लेते हैं। और दोस्तों उन कीड़े को कौन खा लेता है? उन कीड़ों को दोस्तों खाती है आपकी चिड़िया। तो दोस्तों देखो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है, वो दोस्तों इन छोटे छोटे बारीक कीड़ों की होती है, दोस्तों होती है। दोस्तों उन कीड़ों को जो उनसे बड़े दोस्तों आपके जो कीट पतंगे होते हैं वो खा लेते हैं। तो उनकी संख्या थोड़ी प्रकृति में थोड़ी कम होती है। अब दोस्तों उनको भी खाती है चिड़िया, उनको खा गई चिड़िया, तो चिड़िया की संख्या और कम है। और दोस्तों वो चिड़िया का संबंध हो जाए दोस्तों आपके पेड़ से। ये दोस्तों आपके पेड़ है, तो दोस्तों ये आपके बन गया पारिस्थितिकी पिरामिड। ये दोस्तों आपके बन गया जीव संख्या का पिरामिड, जो कि दोस्तों आपके उल्टा बन रहा है। जैसे कि दोस्तों सबसे संख्या यहाँ है, उससे कम संख्या इस स्तर पर है, उससे कम इस स्तर पर है, और दोस्तों उससे कम दोस्तों आपकी है इस स्तर पर, यानी दोस्तों आपके पेड़ वाले स्तर पर। क्योंकि पेड़ दोस्तों आपके पेड़ की संख्या कम है, उससे ज़्यादा चिड़िया की संख्या है। ठीक है दोस्तों, पेड़ की पत्तियों को खा गई चिड़िया, पेड़ पे लगे फल को खा गई चिड़िया। चिड़िया दोस्तों पेड़ से क्या कर रही है? पेड़ से अपना भी भोजन ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके बन गया उल्टा पिरामिड। तो आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है
वह क्वेश्चन दोस्तों आप फिर से समझ लीजिए कि पारिस्थितिकी पिरामिड, जिसको हम लोग ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं, वो दोस्तों आपके हमेशा सीधा बनेगा, लेकिन जीव संख्या का जो पिरामिड है वो सीधा और उल्टा दोनों तरीके का बन सकता है। आधार सबसे लंबा होता है, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आधार दोस्तों इनका सबसे लंबा होता है, आधार सबसे लंबा होता है, वह शीर्ष सबसे संकीर्ण होता है। शीर्ष शीर्ष संकीर्ण का मतलब शीर्ष सबसे पतला होता है, सबसे सकरा होता है, शीर्ष सबसे सकरा सकरा होता है, क्योंकि शीर्ष में दोस्तों सिर्फ आपके जो आपका पेड़ है वही आ जाएगा, ठीक है, तो वो सबसे सकरा होगा। प्रत्येक स्तर पर शामिल व्यक्तिगत जीवों की संख्या दर्शाता है। प्रत्येक स्तर पर जो दोस्तों आपके व्यक्तिगत जो जीव है उनकी संख्या को दर्शाएगा। कौन? जीव संख्या का, जिसका नाम ही है जीव संख्या का पिरामिड, तो वो जीवों की संख्या ही समझाएगा, जीवों की संख्या ही बताएगा प्रथम पोषी स्तर पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्पादकों से अपघटकों की ओर जाने पर जीवों की संख्या घटती है। उत्पादकों से अपघटकों की ओर जाने पर जीवों की संख्या घटती है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे आप बताओ, अभी दोस्तों मैंने आपको ये बताया था उल्टा, और यहाँ दोस्तों छोटे छोटे जो बहुत बारीक बारीक कीट पतंगे बताए, उनको खा गए बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, उनको खा गए, उनको चिड़िया खा गई। अब बताओ इसमें दोस्तों आपके दोस्तों इसमें उत्पादक क्या हो गया? इसमें दोस्तों आपके उत्पादक क्या हो गया? उल्टे वाले पिरामिड में दोस्तों उत्पादक आपके हो गए वो जो बहुत छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, वो, ठीक है, क्योंकि उनको खा रहे हैं बड़े कीड़े मकोड़े, उनको खा रहे हैं बड़े कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो ये आपके ये हो गया उल्टा। तो इसमें कह रहा है कि उत्पादकों से अपघटकों की ओर जाने पर जीवों की संख्या घटती है, जीवों की संख्या घटती है। ये दोस्तों आपके उल्टे की बात हो रही है। चलिए, जलीय पारितंत्र हो गया या दोस्तों आपके स्थलीय पारितंत्र हो गया या दोस्तों आपके जलीय पारितंत्र हो गया। ये हमेशा दोस्तों जब भी इनकी बात होगी जीव संख्या के मामले में, तब दोस्तों ये आपके सीधे बनेंगे, तब दोस्तों आपके ये सीधे बनेंगे। जब हमें को इनकी संख्या निकालनी होगी तब ये दोस्तों सीधे बनेंगे। लेकिन जो दोस्तों आपको जो वृक्ष पारितंत्र, जो कि दोस्तों मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, जिसमें दोस्तों वृक्ष आपके मैंने सबसे नीचे बनाया था, ये दोस्तों आपके उल्टा पारितंत्र बनेगा। ये दोस्तों वृक्ष का पारितंत्र हमेशा उल्टा ही बनेगा। किसमें? संख्या में उल्टा बनेगा। लेकिन जब दोस्तों बाहर की बात होगी तब दोस्तों सीधा बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया छोटे छोटे कीट पतंगे भले ही बहुत सारे क्यों ना हों, लेकिन भार उनमें कम होगा, ठीक है। फिर उससे बड़े हम जब उससे नीचे आएंगे तो कीट पतंगों की संख्या कम होती जाएगी, बाल हल्का सा बढ़ता जाएगा। उसके और नीचे आएंगे तो दोस्तों आपके आ जाएंगी चिड़ियों की संख्या कम होती जाएगी, भार बढ़ता जाएगा। उससे नीचे दोस्तों हम आएंगे आपके हरे पेड़ पौधे पर। हरे पेड़ पौधों की संख्या कम होगी लेकिन भार उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हरे पेड़ पौधों में दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम ले रहे हैं वृक्ष। तो वृक्ष आप जानते हो वृक्ष दोस्तों कितने भारी भारी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जलीय पारितंत्र हो या दोस्तों आपके स्थलीय पारितंत्र हो, अगर हम दोस्तों इनमें संख्या निकालेंगे, संख्या वाला पिरामिड निकालेंगे, तो ये सीधा पिरामिड ही कहलाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम दोस्तों वृक्ष पारितंत्र की बात करेंगे, वो संख्या निकालेंगे तो उसमें उल्टा बनेगा। अब बात करते हैं जैव भार का पिरामिड। दोस्तों जैव भार निकालने के लिए क्या होगा? वन घास और वृक्ष ये दोस्तों आपके सीधा बनेगा। वन घास और वृक्ष दोस्तों सीधा ही बनेगा, ठीक है। वन घास और वृक्ष दोस्तों आपके सीधा ही बनेगा। जैव भार, अभी दोस्तों मैंने बताया कि दोस्तों आपके जो जैव दोस्तों आपके भार है, वो सबसे ज़्यादा भार आपके, जैसे मैं बताऊं, वन घास और वृक्ष या सीधा तो इसलिए बनेगा क्योंकि वृक्ष और दोस्तों हरी घास में सबसे ज़्यादा हरे जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं सबसे अधिक दोस्तों भार आपके उन्हीं में पाया जाता है। उनसे आप जैसे जैसे कम होते जाओगे तो उनकी संख्या कम होती जाएगी, संख्या कम होगी तो दोस्तों उनका भार भी कम होता जाएगा। तो वन घास और वृक्ष का जो आपके बनेगा पारितंत्र, मतलब आपके जो दोस्तों आपके पिरामिड बनेगा वो आपके सीधा बनेगा। लेकिन दोस्तों तालाब और सागर का पिरामिड बनेगा उल्टा। दोस्तों पिरामिड बनेगा उल्टा, क्योंकि जो हरे दोस्तों आपके जीव जंतु रहते हैं वो दोस्तों आधार पे नहीं रहते हैं, वो दोस्तों आपके आधार से ऊपर रहते हैं।
आधार से ऊपर रहते हैं, तो इसलिए दोस्तों उनका भार आधार पे नहीं आएगा, उनका भार दोस्तों आधार से आएगा ऊपर। इसलिए ही तो दोस्तों सागर हो या महासागर हो या दोस्तों आपके तालाब हो बड़ा, तो इनमें दोस्तों जो पारतंत्र, इनमें दोस्तों आपके जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। एक लाइन आप याद रखना, जलीय पारतंत्र दोस्तों अगर बाहर की पूछे तो उल्टा बनेगा। जलीय पारतंत्र दोस्तों बाहर का पूछे तो उल्टा बनेगा। जीवों के व्यक्तिगत जैव भार की गुणा प्रत्येक पोषी स्तर के जीवों से की जाती है। दोस्तों मान लो अभी लेवल नंबर 2 पर, पोषक स्तर नंबर 2 पर 50 जीवधारी हैं, और उन 50 जीवधारियों का जो जैव जो दोस्तों भार है वो 10-10 किलो है। तो अगर हम दोस्तों 50 का गुणा अगर हम 10 में कर देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। आंसर का मतलब दोस्तों हमारा जैव भार टोटल निकल आएगा। तो दोस्तों जैसे मान लो 50 है और 50 में हर किसी का दोस्तों 10-10 किलो है, तो अगर हम दोस्तों 50 का गुणा उनमें कर देंगे, 50 का गुणा 10 में कर देंगे तो दोस्तों आपके 500 निकल आएगा। 500 हमारा जैव भार हो जाएगा। ऊर्जा प्रवाह के बारे में भी जानकारी देता है आपके कौन सा पिरामिड, आपके जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड आपके दोस्तों ऊर्जा प्रवाह के बारे में भी जानकारी देता है। जैव संचयन को पीपीएम में मापा जाता है दोस्तों, पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है जैव संचयन को। दोस्तों जीवधारी जो भी एनर्जी का संचयन करते हैं उसको दोस्तों कहते हैं जैव संचयन, उसको दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैव भू रासायनिक, जैव का मतलब जीवित व्यक्ति, जीवित जीवधारी, और भू का मतलब उसके भौतिक, उसके आसपास का दोस्तों भौतिक पर्यावरण। चक्र तो दोस्तों भौतिक पर्यावरण से नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन का दोस्तों आदान प्रदान करना। जैविक का दोस्तों किसी भी जीवित दोस्तों आपके जीवधारी का अपने भौतिक परिवेश से दोस्तों आपके रासायनिक तत्वों का आदान प्रदान करना ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर क्रिया होती है दोस्तों। रासायनिक तत्व आपके हो गया नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो दोस्तों कोई भी जीवधारी अपने भौतिक परिवेश से दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ जो अंतर क्रिया करता है वही दोस्तों आपके जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ये दोस्तों आपके 2 प्रकार का होता है। आपको जो नीचे होता है वो दोस्तों कहलाता है तलछटी चक्र, ऊपर होता है दोस्तों उसको कहते हैं गैसीय चक्र। तो जो आपके तलछटी चक्र होता है वो दोस्तों आपके बेसिकली चट्टानों से लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों चट्टानों में भी क्या पाया जाता है, चट्टानों में भी दोस्तों आपके तत्व पाए जाते हैं, रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे ही दोस्तों अवसादी चट्टानों में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपके गैसीय चक्र है, गैसीय चक्र दोस्तों आपके होता है वायुमंडल में जो भी दोस्तों गैसें हैं, गैसों का दोस्तों क्या होता है, जीवधारियों का प्रत्येक गैस का उसके ऊपर फर्क पड़ता है ज़्यादातर गैसों का दोस्तों। तो वो गैसों के साथ भी वो अंतर क्रिया करता है, गैसें उसके साथ करती हैं, वो गैसों के साथ करता है दोस्तों। ये इसी अंतर क्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, और दोस्तों चट्टान में आपके विभिन्न प्रकार के दोस्तों आपके रसायन दोस्तों पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपके जीवाश्म हो गया, ठीक है, आपके चट्टान से प्राप्त होता है कि नहीं दोस्तों। आपके दोस्तों आपके जो दोस्तों अवसादी चट्टानें होती हैं उनसे प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक है, तो जैव माने होता है दोस्तों जीवित, और भू का मतलब भौतिक परिवेश। तो चट्टान दोस्तों आपके भौतिक परिवेश के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यही रही। आज की क्लास में दोस्तों मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मेरे साथ जुड़ना है तो 9410481086 व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों मुझे, 9410481086 में आप दोस्तों मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी तरह ही आप TRE 4 में दोस्तों, जैसे कि मैं TRE 3 में टीचर बना हूँ, आप TRE 4 में टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो दोस्तों अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों पर्यावरण और पारिस्थितिकी के दोस्तों अगले पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा।